हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो आपको पता है हमारा फिजिक्स के अंदर 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज़ चल रही है। उसका 12 नंबर का 13 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले हमने 12 जो वीडियोज़ है वो कवर कर लिए हैं। तो इसमें अपन अगले मतलब जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसमें हम अपन वही क्वेश्चन करेंगे जो एयरफोर्स नेवी या फिर अदर डिफेंस एग्जाम में आने लायक जो क्वेश्चन है वो, या फिर जो एग्जाम में आ चुके हैं वो क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जो है वो है उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किए गए कार्य के समतुल्य होता है कथन है। यानी जो किया गया कार्य है वो उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है। किसने बताया था? जूल के नियम द्वारा, या फिर न्यूटन के नियम से, या फिर आपको ऊष्मागति का प्रथम नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किए डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू बताया था ऊष्मागति के प्रथम नियम में। इसमें यही बताया गया था कि जो किया गया कार्य होता है ना वो उत्पन्न ऊष्मा के समतुल्य होता है। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा, जिसमें क्या है कि ऊष्मागति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट होता है कि उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किए गए कार्य के समतुल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, या फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें कि एक रेफ्रिजरेटर, आप इनको मत देखिए। क्वेश्चन नंबर ये नहीं है हमारे लेक्चर के, हम ये दूसरा क्वेश्चन हमारा। इसमें क्या है, एक रेफ्रिजरेटर को चालू करके उसका दरवाज़ा खोलकर उससे एक बंद कमरे में रखा जाता है तो कमरे का ताप। तो ये उल्टा होता है। आपको लग रहा होगा कि यदि आप रेफ्रिजरेटर को खोल दोगे, यानी फ्रिज को खोल दोगे और फिर बंद कमरे में उसे रख दोगे तो जो फ्रिज है वो ठंडी हवा देता है तो कमरा ठंडा हो जाएगा, लेकिन कमरा होता है वो घटेगा नहीं, कमरा है वो गर्म होगा, यानी उसका टेम्परेचर क्या होगा, कमरे का बढ़ेगा। निष्पादन गुणांक बीटा कहते हैं भाप इंजन की दक्षता को, कार्नो इंजन की दक्षता को, रेफ्रिजरेटर की दक्षता को, इनमें से कोई नहीं। तो जो अपना एक क्वेश्चन है ना जो बीटा बोलते हैं निष्पादन गुणांक, उसको आप याद रख लीजिए। रेफ्रिजरेटर की दक्षता को अपन क्या कहते हैं, निष्पादन गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होगा? तो समायतनिक में हमेशा कार्य शून्य होता है, क्योंकि जो W होता है वो क्या होता है, P dV। यहाँ पे dV क्या है, जीरो है। आयतन में परिवर्तन जीरो होगा क्योंकि समायतनिक होगा, तो टोटल वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो मतलब बर्फ़ के हम घन बनाते हैं तो जल की एंट्रोपी क्या होती है? तो एंट्रोपी होती है, जैसे मान लीजिए कि उसके अंदर मतलब अनियमितता। अब पानी और बर्फ़ में किस में अनियमितता ज़्यादा है? पानी में ज़्यादा, क्योंकि बर्फ़ होती है वो तो एक अपने मतलब एक निश्चित आकार में रहती है, और पानी होता है वो कैसे भी फैल सकता है। तो पानी और बर्फ़ में, पानी में अनियमितता ज़्यादा है तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है। अब यदि बर्फ़ की घन बना लेंगे अपन तो उसमें अनियमितता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी भी क्या होगी, घट जाएगी। तो 27 में भी आएगा। मतलब इजी क्वेश्चन आते हैं। आपने अभी देखो मैं आपको फिर से करा रहा हूँ। इसमें आपको पता है ऊष्मागति का प्रथम नियम आएगा। इसमें टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जो कमरा वो तापमान गर्म होगा, उल्टा होता है जो अपन सोच रहे हैं। रेफ्रिजरेटर की दक्षता को क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। समायतनिक प्रक्रम आएगा, इसमें घट जाती है एंट्रोपी। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपको बस डायरेक्ट। अब इसमें भी देखो डी यू इजल टू डी डब्ल्यू बराबर जीरो मान्य है किस प्रक्रम के लिए? तो डी यू भी जीरो है और डी डब्ल्यू भी जीरो है। तो डी यू जीरो कब होता है, समतावी प्रक्रम में। तो समतावी प्रक्रम में लेकिन वर्क डन जीरो नहीं होता है। समायतनिक प्रक्रम में वर्क डन जीरो होता है। इन दोनों कॉमन होता है ऊर्ध्वगामी प्रक्रम। समतावी प्रक्रम में डी यू जीरो होगा नहीं, तो डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो होता है किस प्रक्रम के लिए, ऊर्ध्वगामी प्रक्रम के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो आपके इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन आ जाएगा। तो अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा जाता है, बस आपको रटना है इस क्वेश्चन को कि रेफ्रिजरेटर का मतलब किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो याद कर लीजिए, रेफ्रिजरेटर होता है ना वो जूल थॉमसन के प्रभाव पे भी कार्य नहीं करता है, वो न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत पे भी कार्य नहीं करता है, वो जूल के प्रभाव पे भी कार्य नहीं करता है। जो रेफ्रिजरेटर होता है फ्रिज, वो आपका ऊष्मागति का जो प्रथम नियम ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको बोलते हैं फ्लोट, उस पर वर्क करता है बेसिकली। ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन आएगा। अभी आपको दिख रहा है कि इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं ऊष्मागति का प्रथम सिद्धांत का, तो आपको डी ही टिक करके आना है और नहीं क्या। किसी आदर्श गैस के लिए क्या एक प्रक्रम में डी डब्ल्यू बराबर जीरो और डी क्यू लेस देन जीरो, तब गैस का। ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी आदर्श गैस के लिए प्रक्रम में यदि आपको डी डब्ल्यू बराबर जीरो दिया गया है, तो डी डब्ल्यू यदि जीरो है
तो आप डी क्यू इजल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लगाओगे तो डी क्यू इजल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू क्या है, जीरो है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि डी क्यू इजल टू डी यू हो जाएगा। अब डी क्यू क्या है, लेस देन जीरो है, तो डी यू भी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो होगा, मतलब नेगेटिव में वैल्यू होगी। नेगेटिव में वैल्यू होगी तब गैस का क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है एफ बाई टू, सॉरी जो डी यू लेस देन जीरो, तो डी यू क्या होता है, डी यू इजल टू एफ बाई टू एन आर डी टी। अब एन आर डी टी आ रहा है, तो टेम्परेचर में यदि ये लेस देन जीरो होगा तो डी टी लेस देन जीरो होगा, मतलब टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। और यदि टेम्परेचर बढ़ता है तब डी यू क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। यदि टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है तब आपको पता है डी यू तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, डी यू तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें यदि उसकी विशिष्ट ऊष्मा की बात की जाए तब आपको बताया कि डी क्यू इजल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू बताया जाता है, तो डी यू क्या होता है, यहाँ पे जीरो होता है। तो जो समतापीय प्रक्रिया में विशिष्ट ऊष्मा होती है ना, एस की वैल्यू में जो नीचे टेम्परेचर आता है तो टेम्परेचर में परिवर्तन, देखो एस क्या होता है, डी क्यू इजल टू क्या होता है एम एस डी टी, ठीक है। अब समतापीय प्रक्रिया में तो टेम्परेचर में कौन सी क्या होगा, जीरो होगा। अब यदि डी टी है ये नीचे जाएगा, मतलब डी एस बराबर क्या होगा, एस बराबर डी क्यू अपॉन एम डी टी। अब डी टी बराबर क्या है, जीरो है, तो डी क्यू अपॉन जीरो ये क्या आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन, अब आपको पता लग रहा है, तो सीधा पता है समतापीय प्रक्रिया में डी टी होता है, विशिष्ट ऊष्मा पूछे तो डी क्यू इक्वल टू एम एस डी टी वाला फॉर्मूला लगा देना आपको, एम एस डी टी। अब डी टी यानी इसमें एस की वैल्यू निकालनी है आपको विशिष्ट ऊष्मा की, तो डी क्यू अपॉन एम डी टी हो जाएगा, डी टी बराबर जीरो करके अनंत आ जाएगा। सीधा सीधा है बस। बोल रहा है कि 100% कोई भी कार्नो इंजन कभी भी 100% जो उसकी दक्षता नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता, विकिरण नहीं रोक सकते, आदर्श स्रोत प्राप्त नहीं कर सकते, परम शून्य ताप तक नहीं पहुंच सकते, घर्षण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, इनको आपको समझना होगा। इसमें जो ऑप्शन सी है ना वो थोड़ा सा सही लग रहा है, क्योंकि परम ताप तक अपन नहीं पहुंच सकते। जो 0 केल्विन होता है उस तक कोई भी मतलब कैसे हमें, मतलब 0 केल्विन तक हम नहीं पहुंच सकते कार्नो इंजन में। तो वो 100% दक्षता तभी देता है जब वो 0 केल्विन यानी आदर्श स्थिति में जाता है वो। उसके बाद में आता है कि ऊष्मा स्वयं किसी निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु में प्रवाहित नहीं होती है, कथन किसने कहा था। ये कथन देखो आपको इसमें एक आ गया कि ये कथन है, ये कुछ इस प्रकार से, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। जो इसमें कथन होता है ये होता है कि आपको पता नॉर्मल जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं क्या होती है, उच्च से निम्न की ओर, यानी तापमान होता है वो कोई भी ऊष्मा होती है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। ठीक है, तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है तो वो होता है प्राकृतिक घटना, अपने आप हो जाती है। लेकिन अगर आपको इसका रिवर्स करना है, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर किसी भी वस्तु को ऊष्मा को भेजना है, तो उसके लिए क्या होना, कार्य करना पड़ेगा। तो कह रहा है, इसमें कह रहा है उसमें स्वयं किसी निम्न ताप से वस्तु से उच्च ताप की वस्तु तक प्रवाहित नहीं हो सकती बिना कार्य। ये ऊष्मागति का द्वितीय नियम है ना, उसमें बताया गया है। और फिर इसमें कार्य का बढ़ता क्रम पूछा है, तो कार्य का बढ़ता क्रम सबसे पहले समतापीय में होता है, तो 2 ऑप्शन तो आपने कैंसिल आउट कर दिए। उसके बाद में होता है समतापीय, फिर उद्दोष्म में। ये उसकी जो आपकी जो इसमें जो ढाल होगा ना, ढाल के अनुसार इसका पता चलता है किस हिसाब से होगा, आप याद कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ताप T1 में T2 के बीच कार्यरत एक आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता ईटा है, यदि स्रोत व सिंक दोनों के तापमान यदि आप दुगने कर दो, यानी T1 है वो आप क्या कर दो, उसको 2T1 कर दो और इसको कर दो 2T2। तो आपको पता है ईटा क्या होती है, ईटा का फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1। अभी ये तो पहले वाली दक्षता थी, यदि मैं यहाँ पे दोनों को डबल कर दूँ, 2T1 2T2 कर दूँ, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहले वाली आपको दक्षता प्राप्त होती है जो क्या है, ईटा है। तो ऑप्शन बी इसमें आ जाएगा, सेम की सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन कर रहा है 0 केल्विन पर निम्न में से कौन सी राशियाँ शून्य होंगी।
तो जो राशि शून्य होंगे उसमें है ऑप्शन है अणुओं की गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, अणुओं की कंपन गतिज ऊर्जा, ए व सी दोनों। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा भी शून्य होती है 0 केल्विन ताप पे, और जो कंपन गतिज ऊर्जा होती है वो भी शून्य होती है। अगला क्वेश्चन आता है परमताप पर टी यानी परमताप टी पर किसी गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग का अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें क्या कह रहा है, परमताप टी पर, परमताप होता है टी बराबर 0 केल्विन पर किसी गैस के अणुओं का जो वर्ग माध्य। अच्छा, तो वी आर एम एस आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है 3RT अपॉन एम का रूट। तो ये किसके इसमें अनुक्रमानुपाती होता है, किसके होता है, रूट टी के। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि रूट टी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है वर्ग माध्य मूल मान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निश्चित ताप रो घनत्व वाली एक आदर्श गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो जो थर्ड का आंसर आ जाएगा डी, रो के अनुक्रमानुपाती होता है जो इसका दाब होता है आदर्श गैस का दाब। प्राकृतिक गैसों का व्यवहार आदर्श गैस के समान होता है, उच्च ताप निम्न दाब। याद कर लीजिए उच्च ताप एवं निम्न दाब पे, तो बी ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ में। वह गैस आदर्श गैस वह है जो पालन करती है केवल बॉयल के नियम का, केवल चार्ल्स के नियम का, बॉयल एवं चार्ल्स दोनों के नियम का, अवोगाद्रो नियम का। तो बॉयल और चार्ल्स दोनों के नियम का जो पालन करती है वही आदर्श गैस होती है, क्योंकि जो बॉयल का नियम तो देखो क्या बताता है, उन्हीं दोनों से ही तो आदर्श का वो बनता है। चलिए अपन इसको ब्लैंक पेज में समझ लेते हैं। इसमें बोल रहा है पी व्युत्क्रमानुपाती वी एट कांस्टेंट टी, कांस्टेंट टी पे यानी जो नियत ताप पे पी व्युत्क्रमानुपाती वी होता है, यह तो बताता है बॉयल का नियम, और वी समानुपाती टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यह आपको बताया चार्ल्स का नियम। अब इन दोनों को आप देखोगे तो पी वी यानी पी और ये यहाँ पे वी आ रहा है, यहाँ पे पी भी बोल सकते हैं अपन, यहाँ पे कांस्टेंट वी बोले तब ये पी हो जाता है, दोनों एक ही बात होती हैं। तो पी समानुपाती 1/v और पी समानुपाती टी होता है, तो पी समानुपाती t/v, तो पी वी बराबर NRT इस प्रकार से बनता है। तो आप सीधा ये याद रखिए कि यदि आपको आदर्श गैस का बताना है ना, तो आदर्श गैस तभी पालन करेगी जब वो बॉयल और चार्ल्स दोनों के नियम का पालन करे। किसी गैस का ताप निर्धारित होता है अणुओं के उच्चतम वेग पे, अणुओं के औसत वेग पे, अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग पे एंड अणुओं के अधिकतम संभावी वेग पे। तो किसी गैस का ताप निर्धारित होता है किससे, तो सिक्स्थ में आपका आंसर आ जाएगा सी, अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग के। अणुओं के जो वर्ग माध्य मूल वेग से आपका गैस का ताप निर्धारित होता है, क्योंकि जो वर्ग माध्य मूल होता है VRMS बराबर √3RT/m। तो इसमें आपका जो टेम्परेचर आता है और इसी के अनुसार जो VRMS होता है, इसी से ही आपको क्या पता चलता है, आदर्श गैस का ताप पता चलता है। PV बराबर RT वास्तविक गैस के, तो वही होता है उच्च ताप निम्न दाब होता है, उच्च ताप निम्न दाब। लेकिन इसमें घनत्व के बारे में बोला गया है, तो जो यदि दाब होगा वो निम्न होगा, तो जो घनत्व होगा वो भी क्या होगा, PV बराबर RT वास्तविक गैस के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। सॉरी इसमें वास्तविक गैस पूछा गया, मैंने सोचा आदर्श गैस पूछा है। वास्तविक गैस में जस्ट उल्टा होता है, उच्च ताप की जगह निम्न ताप आ जाएगा और उच्च घनत्व आ जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन आएगा। उसमें तो होता है उच्च ताप, इसमें निम्न ताप, उसमें होता है निम्न दाब, इसमें होता है उच्च घनत्व। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, वास्तविक गैस। हाँ, तो कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बच्चे को देखते ही लगेगा स्टूडेंट को कि हाँ इसमें आदर्श गैस के बारे में पूछा और वो आदर्श गैस के हिसाब से ही उच्च ताप और निम्न वाला बी ऑप्शन टिक करके आ जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन आएगा डी, क्योंकि इसमें वास्तविक गैस के बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से ही पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अहम द्रव्यमान की गैस का अणु दिए गए ताप पर वर्ग माध्य मूल के समानुपाती होता है। तो VRMS बराबर क्या होता है, √3RT/m।
एम, तो एम की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, डी ऑप्शन आएगा। एम के स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमानुपाती, तो एम की पावर -1/2 की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एम की पावर -1/2 की क्या होता है, समानुपाती होता है, -1/2 के। एक गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण यह है कि गैस के अणु अपनी गति ऊर्जा खो रहे हैं, दीवारों से चिपक रहे हैं, दीवारों से टक्कर के कारण उनका संवेग बदल रहा है। तो बिल्कुल यदि दीवारों से वो टक्कर खाएंगे तो उनका संवेग बदलेगा, इसी कारण वो क्या करते हैं, बल लगाते हैं दीवारों पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन के देखो, वास्तविक गैसें आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है, तो वही क्वेश्चन आ जाता है उच्च ताप एवं निम्न दाब पे। वास्तविक गैसें आदर्श गैस, हाँ ये क्वेश्चन सही है। तो ऐसे 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन में 2 सेम है, तो 2 क्वेश्चन कौन से किए कि वास्तविक गैस किस हिसाब से व्यवहार करती है और एक आदर्श गैस। तो कोई गैस होती है वो वास्तविक गैस तब होगी और आदर्श गैस तब होगी, आदर्श गैस तो तब होगी जब वो उच्च ताप और निम्न दाब पे होती है, और वास्तविक गैस इसका जस्ट उल्टा होता है, जो निम्न ताप एवं उच्च दाब पे होती है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो इसके लिए आएगा, सेकंड ऑप्शन है वो इसके लिए आएगा। आदर्श गैस में ऊर्जा शून्य होती है, कौन सी ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा या फिर दोनों। तो 11th में ऑप्शन आएगा केवल स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। आदर्श गैस होती है उसकी केवल स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, गतिज ऊर्जा उसकी शून्य नहीं होती है। देखो आपको ये क्वेश्चन है ना, आप एक तरह से इनको मॉक टेस्ट ही समझिए। आपको इनका आंसर दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर नहीं दिख रहा, तो आप जैसे क्वेश्चन दिखे आप पॉज कीजिए और फिर अपना खुद का एक तरह से आप एग्जामाइन कीजिए अपने आप को एक तरह से परीक्षित कीजिए कि हम कितना कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्थिर क्या है कि खालिस्तान गैसों की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा 7/8 होती है। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या है होती है स्थिर दाब पर, हाँ तो Cp बराबर क्या होता है, F/2 + 1 × R। तो R से R कट गया, अब F/2 + 1 बराबर क्या दिया गया आपको, 7/2, यानी F/2 + 1 बराबर 7/2। तो ये -1 इधर जाएगा तो 2 आएगा, तो 5/2 आएगा, 5/2 आएगा। तो 2 से 2 उठ गया, F बराबर 5 आता है, वो किसके लिए आता है, द्विपरमाणु गैस के लिए आता है। समझ में आपको बातें, क्या करना है देखो, अगर आपको नहीं समझ में तो Cp बराबर क्या होता है, F/2 + 1 × R, शायद ये फॉर्मूला सबको आता होगा। अब Cp की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है आपको, Cp की वैल्यू दी गई है 7/2 R से R काट दीजिए। अब F की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, F की वैल्यू इससे निकलेगी 5, F की वैल्यू 5 निकले, इसका मतलब द्विपरमाणु गैस होगी। ठीक है, किसी गैस के विसरण की दर उसके खालिस्तान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो विसरण की दर होती है ना, वो आपका किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपके क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे घनत्व दिया हुआ था और एक रूट घनत्व दिया गया होता, तो आपको जो रूट घनत्व वाला वो करना होता। तो इसमें घनत्व आएगा, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है विसरण की दर। तो विसरण की दर को अपन बोलते हैं R व्युत्क्रमानुपाती रो का घनत्व है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें तो ये आपके खालिस्तान यानी फिल इन द ब्लैंक्स के, तो ये क्वेश्चन आप मत कीजिए। गैस का SI मात्रक क्या होता है, गैस नियतांक होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है गैस नियतांक का SI मात्रक क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो गैस नियतांक होता है उसका SI मात्रक होता है जूल पर मोल इंटू केल्विन। गैस नियतांक होता है जूल पर मोल इंटू केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपकी ध्वनि तरंगों के बारे में आ जाता है। तो 3 स्लाइड हो रहे हैं, इसके बाद में 6, 7 एंड 8। तो ये पूरे करते हैं, अपना आज का लेक्चर पूरा करते हैं। हाँ तो देखिए इसमें क्या, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। ठीक है, आपको पता होगा ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्ध्य, क्योंकि ध्वनि में भी ध्यान आता है, अनुदैर्ध्य में भी ध्यान आता है।
एंड तरंग गति में कण के महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। जो मैक्सिमम उसका, जैसे ये मान लीजिए कोई तरंग, तो जो ये होता है मैक्सिमम होता है इसका, ये क्या होता है, आयाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भूकंपी तरंगें उदाहरण होती हैं, यांत्रिक तरंगों का उदाहरण होती हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में द्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इनको क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंग का संचरण होता है। तो प्रकाश तरंग का आप एक बार सोचिए, अनुप्रस्थ तरंग होती है, प्रकाश होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो अनुप्रस्थ में देखो, इसको आप कैसे याद रखोगे, अनुप्रस्थ में भी प्राय आता है और प्रकाश में भी प्राय आता है। अनुदैर्ध्य में दह आता है, ध्वनि में भी दह आता है। तो अनुदैर्ध्य ध्वनि होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश होती है, वो अनुप्रस्थ होती है। तो अनुप्रय प्रकाश, अनुप्रस्थ प्रकाश, अनुदैर्ध्य ध्वनि, इस प्रकार से तो आप इनको याद कर सकते हो, है ना। उसके बाद में आता है अनुप्रस्थ तरंग का संचरण किसमें होता है। तो अनुप्रस्थ का आपको नाम सुनते आपको याद आ जाना चाहिए, प्रकाश। तो प्रकाश होती है वो क्या, ठोस द्रव एवं गैस तीनों में संचरित होती है। बिल्कुल नहीं, ठोस में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप किन ऑप्शन को काटोगे, बी और डी को काट दोगे। अब द्रव और गैस में पता चलता है आपको, वायु में जो निर्वात होती है उसमें तो संचरित होती है, लेकिन क्या गैस में संचरित होती है, बिल्कुल होती है। क्योंकि गैस होती है, अब जैसे ऑक्सीजन मतलब हमारा जो वायुमंडल है वो क्या है, गैसों का समूह ही तो है, और वहाँ पे प्रकाश होता है, वो संचरित होता है, तभी तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें होती है वो, इसका डायरेक्ट सा आंसर है वो किसमें संचरित होती हैं, केवल गैस में संचरित होती हैं। माध्यम में रूप की प्रत्यास्थता गुण कैसी तरंगों के संचरण के लिए आवश्यक होता है। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो जो माध्यम में रूप की प्रत्यास्थता का गुण होता है वो अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए आवश्यक होता है। फिर अगला आता है अनुदैर्ध्य तरंग का संचरण कहाँ होता है। तो आपको पता है अनुदैर्ध्य क्या होती है, ध्वनि। अभी मैंने बताया था अनुदैर्ध्य में द आता है, ध्वनि में द आता है। तो ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो ध्वनि के बारे में ही आप सोच लीजिए, ध्वनि होती है क्या, वो निर्वात में, यानी फिर निर्वात में तो नहीं करती है, लेकिन क्या वो गैसों में करती हैं, बिल्कुल करती हैं। तो गैस में संचरण होता है। क्या वो ठोसों में करती हैं, बिल्कुल करती हैं। आप जैसे ही लोहे के मतलब किसी एक सिरे को यदि आप बजाओगे तो दूसरे सिरे तक पहुंचेगी उसकी आवाज़। एंड गैस में करती है, द्रव में करती है, द्रव में करती है, बिल्कुल करती है। क्योंकि पानी को यदि आप एक तरह से हिलाओगे उसके मतलब एक तरह से यदि आप आवाज़ भी लगाओगे तो कुछ मात्रा में उसकी ध्वनि होती है वो सुनाई देती है दूसरे छोर पे। तो ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में होती है। और इससे पहले अनुप्रस्थ वाले में कौन सा आंसर आएगा, केवल गैस में होती है। तो खुद प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल आप डेली लाइफ में देखते भी हो। एक ही माध्यम में अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ चालें समान होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, या फिर निर्धारित नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आंसर आएगा भिन्न भिन्न होती है। एक ही माध्यम में अनुप्रस्थ एवं अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। आप एक यही चीज़ देख लीजिए, प्रकाश अनुप्रस्थ और ध्वनि अनुदैर्ध्य। ध्वनि की चाल होती है 330 मीटर पर सेकंड और इसकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कौन सी, क्या अलग अलग नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। तो बस यही बात है। या फिर आप ये देख लीजिए कि ध्वनि की चाल निर्वात में तो 0 है और प्रकाश की तो 3 × 10⁸ हुआ क्यों है। तो अलग अलग होती है। सीधी बात यह है कि एक ही माध्यम में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। आयाम क्या होती है, सदिश या अदिश। सदिश होती है क्योंकि आयाम होता है उसकी दिशा होती है। आप एक बार ये देखिए, इसमें ये पॉजिटिव ए होता है और ये नीचे की तरफ हो जाता है, ये नेगेटिव ए होता है। दिशा होती है तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हो आप। अगला क्वेश्चन आता है अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होता है, कम होता है या फिर अधिक होता है या फिर बराबर रहता है। तो इसमें कम होता है। यानी अनुदैर्ध्य तरंग में संचरण के विरलन में क्या होता है, विरलन के स्थानों पर घनत्व एवं दाब क्या होता है, विरलन जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे कमी आती है। निम्नलिखित में से अनुदैर्ध्य तरंगें कौन सी हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगें यानी जल के अंदर उत्पन्न होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। सितार में तो क्या होता है, वो इस प्रकार से कंपन करता है, तो कंपन तल एकदम लंबवत होते हैं, वो क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। जल की सतह पे भी अनुप्रस्थ तरंगें होती है, लेकिन जल के अंदर होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। इसमें सी ऑप्शन आएगा। तरंगों का निम्न में से कौन सा गुण दूसरी स्वतंत्र होता है, वेग, तरंग दैर्ध्य, आयाम या फिर आवृत्ति। तो 13th में आपका आएगा वेग। वेग होता है वो किसी भी दूसरे गुण से क्या नहीं करता, मैच नहीं करता, वो अपने हिसाब से स्वतंत्र रहता है। आप जिस हिसाब से वेग दोगे उसी हिसाब से हो जाएगा वो।
जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहती है, आयाम रहती है, फिर आवर्ती रहती है, उपरोक्त सभी। तो आवर्ती होती है वो स्रोत पे निर्भर करती है, तो 14th में क्या आएगा? सी आएगा। आप इन क्वेश्चन के साथ साथ नोट्स बनाते चलिए जिससे आपको अच्छा होगा इसके आपके लिए। अब आता है कि ए कोस के एक्स प्लस ओमेगा टी, आपके पास ये विस्थापन वक्र दिया गया। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जब दोनों ये अंदर वाला जो थीटा वाला यानी जो कोण होता है वो दोनों पॉजिटिव हैं, यानी दोनों सेम चिन्ह के हैं, या तो चाहे नेगेटिव नेगेटिव के है फिर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के, तब वो क्या करती है? नेगेटिव दिशा में करती है। और यदि दोनों कण यानी के एक्स और ओमेगा टी में यदि नेगेटिव चिन्ह आता है ना बीच में, तब वो पॉजिटिव दिशा में करती है। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा, नेगेटिव दिशा में और अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग तो कब होगी, क्यों होगी? क्योंकि इसमें जो कोसाइन वक्र होगा, तो कोसाइन वक्र क्या होगा? इस प्रकार से होगा। चलिए, तो इतनी चीज़ें मेरे हिसाब से आपको आती हैं, समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। समान आवर्ती की दो प्रगामी तरंगों के लिए आयामों का अनुपात 2:3, तो 3 तो तीव्रताओं का अनुपात होता है। आई क्या होता है? तीव्रता होती है, वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अब आपको दिया गया, अब आप इस 16 का तो आंसर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। सी आएगा, 4:9 इनका स्क्वायर आ जाएगा, और इसका आ जाएगा ऑप्शन बी 1:4। नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे आधारित है, उसमें तीव्रताओं का अनुपात दे दिया। क्वेश्चन नंबर इसमें तो देखो क्या दिया? आयामों का अनुपात, और इसमें तीव्रताओं का अनुपात। आपको वही लगाना है, आई समानुपाती ए स्क्वायर। अब जो 18 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा तरंग समीकरण तरंग का द्योतक है? तो 18 में कौन सा समीकरण आपको ऐसा लग रहा है जो तरंग का है? तो ये तो है नहीं, क्योंकि इसमें कोसाइन साइन कुछ है ही नहीं। इसमें है, लेकिन इसमें इनकी दिशा नहीं पता चल रही, क्योंकि के एक्स और टी दोनों का आपको क्या आना चाहिए? तो ए ऑप्शन में क्या है? दोनों है, टी का भी पद है और एक्स का भी है। 19 में क्या आएगा? 19 और 20 दो क्वेश्चन लास्ट बचे हुए हैं। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंग का निर्धारण किस आधार पर किया जा सकता है? संपीड़न, विरलन, ध्रुवण या फिर व्यतिकरण? तो 19 में क्या आएगा? सी आएगा। ध्रुवण के आधार पे आप कर सकते हो कि अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ तरंगें हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रकाश और ध्वनि की बात की जाए तो ध्वनि में और प्रकाश में अंतर ध्रुवण के आधार पे आप किस प्रकार से करोगे? प्रकाश में तो क्या होता है? ध्रुवण होता है, लेकिन ध्वनि में ध्रुवण नहीं होता है। बस इसमें यही मेन एक रीजन होता है कि जो ध्रुवण होता है वो प्रकाश में होता है, लेकिन ध्वनि में नहीं होता है। इस हिसाब से आप अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंग में जो इसका कर सकते हो आप कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें कौन कौन सी है। ठीक है, उसके बाद में आता है माध्यम के जिन कणों के बीच की दूरी लैम्डा है, तो उनके कलांतर क्या होंगे? जो यदि लैम्डा दूरी है, मतलब इस प्रकार से है, वो एक कण यहाँ पे है और ये पूरा चक्कर निकाल के यहाँ पे आ रहा, तो ये कितना एंगल होता है? पाई होता है, 2 पाई होता है, 2 पाई आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य ये तरंग, ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताऊं, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस क्वेश्चन में देखो, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंग का निर्धारण किस आधार पे होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग आपको ध्वनि और प्रकाश दो मान लेनी है। प्रकाश तो होती है अनुप्रस्थ और ये होती है ध्वनि। तो प्रकाश में तो क्या होता है? ध्रुवण होता है, और इसमें क्या नहीं होता है? ध्रुवण नहीं होता है। तो एक में ध्रुवण नहीं हो रहा है, एक में हो रहा है, तब आप बता सकते हो कि भाई आप जैसे उसमें ध्रुवण का प्रक्रिया लगाओगे तब ध्वनि में तो नहीं होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ये ध्वनि है। और जिसमें होता है वो प्रकाश तरंग है, यानी वो अनुप्रस्थ होते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण होता है, अनुदैर्ध्य में ध्रुवण नहीं होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो अपना जो 12th जो लेक्चर है 13 लेक्चर ये कंप्लीट हो गया है। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर हो आपका उनका वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।